इवनिंग, नमस्कार, अभिवादन आपको। और आज हमारे साथ एक बार फिर से दूसरी बार जुड़े हुए हैं संचिता जी, डॉक्टर भट्टाचार्य। आप इन सबको जानते हैं, पिछली बार हमने उनका आपको परिचय दिया ही था। और आज उनसे बात होगी एक बड़े खास मुद्दे पर, जिस पर अक्सर लोग बात करने से बचते हैं, और वो है ब्लास्फेमी। ब्लास्फेमी इन पाकिस्तान। ब्लास्फेमी, यूँ तो ब्लास्फेमी का रूल हमारे यहाँ भी है, भारत में भी मौजूद है, लेकिन उस बारे में क्या वो आपको ज़्यादा बेहतर बताएँगे। तो बताएँ हमें इसके बारे में संचिता जी, कि दरअसल सब्जेक्ट तो हमारा है कि ब्लास्फेमी इन पाकिस्तान, बट जहाँ कहीं भी आपको अगर रेफरेंस लगता है, आपको उसको रिलेट करना चाहें भारत से, तो आप वो भी रिलेट कर सकते हैं। बट काइंडली गो अहेड एंड टेल अस अबाउट द हिस्ट्री ऑफ इट, कि ये एक्चुअली सीन है क्या जो ब्लास्फेमी का है पाकिस्तान में। शुक्रिया महेश जी, मुझे दोबारा इनवाइट करने के लिए। आई होप हमारी डिस्कशन बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा, हम दोनों के लिए भी और जो दर्शक हैं उनके लिए भी। ये जो ब्लास्फेमी का जो मुद्दा है वो पाकिस्तान में भी है, इंडिया में भी है, बांग्लादेश में भी है, बिकॉज इसकी शुरुआत जो है वो ब्रिटिश टाइम में होती है। आज के जो दौर में इंडिया आईपीसी जो इंडियन पीनल कोड है और पीपीसी पाकिस्तान पीनल कोड है, उसमें जो ब्लास्फेमी के जो लॉज हैं वो मोर और लेस सेम है, बिकॉज हमने वो इनहेरिट किए हैं फ्रॉम द इंपेरियल स्ट्रक्चर। पाकिस्तान की बात जब हम करते हैं ब्लास्फेमी की, तो तीन चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं जो हम अक्सर सुनते हैं। वी लिसन टू ऑल दीज थिंग्स व्हेनेवर एनी केस ऑफ ब्लास्फेमी रिलेटेड मर्डर और violence or assault takes place. पहला आपका आ जाता है तौहीन रिसालत। Now what is तौहीन रिसालत? Is defaming the apostleship. दूसरा आता है बेहुरमती, which is a disregard towards the religion, disregard towards the prophet, disregard towards the God or Allah, whatever. और तीसरी आ जाती है बात गुस्ताखे रसूल की। गुस्ताखे रसूल का मतलब वही होता है straight away impudence towards Muhammad. ये तीन जो है ये एक नोमेनक्लेचर है, ये बहुत ज्यादा जैसे आप स्लोगनबाजी में यूज किया जाता है, या हड़ताल होती है, कोई ऐसे प्राइजिंग हो रहा है या स्ट्रीट प्रोटेस्ट हो रहा है। इन इंडिया वी हैव आल्सो सीन लास्ट फ्यू इयर्स जैसे गुस्ताखे रसूल की एक ही सर तन से जुदा, ये सब पाकिस्तान में भी होता है। तो ये एक नोमेनक्लेचर है आम लोगों के लिए, आम जनता के लिए जो यूज किया जाता है। जो अब हम शुरुआत करेंगे ब्लास्फेमी लॉस की, तो मैं कहानी की तरह आपको बोलने की कोशिश कर रही हूँ। तो कहते हैं ना, शुरू से शुरुआत करेंगे इस चीज की। बिल्कुल। बात ये है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये जो लॉ है ब्लास्फेमी के, ये प्रोमलगेट किए थे अराउंड 1860s में, मतलब 1860 में ये लॉज आए थे। और इसके 4 क्लॉज थे, 295, 296, 297 एंड 298। ये जो 4 क्लॉजेस हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे आईपीसी में भी ये क्लॉजेस लागू होते हैं और पीपीसी पाकिस्तान पीनल कोड में भी ये क्लॉजेस लागू होते हैं। नाउ द कंट्रोवर्सी विद ब्लास्फेमी स्टार्ट्स इन 1920s। लाइक 1920s हमने देखा है, हमारे जो सब कॉन्टिनेंट अनडिवाइडेड जो इंडिया था, उसमें काफी कम्युनल राइट्स हुए थे, काफी कम्युनल वायलेंस हुए थे। तो उसमें एक हिस्सा आपका जाता है ये 1927 में, जब एक बुक आती है, बहुत ही ज्यादा कंट्रोवर्शियल बुक आती है, जिसका नाम है रंगीला रसूल। हाँ, रंगीला रसूल आती है, इसको पब्लिश करते हैं महाशय राजपाल लाहौर से। तो उस बुक के तहत एक क्लॉज ऐड किया गया था इन सेक्शन 295, विच इज क्लॉज ए बाय द ब्रिटिश। क्लॉज ए के तहत ये होता है कि कोई भी रिलीजन को आप इंसल्ट नहीं कर सकते हैं, किसी भी रिलीजियस आइडिया को आप इंसल्ट नहीं कर सकते, किसी भी रिलीजन को, किसी भी रिलीजियस आइडिया को के खिलाफ आप कोई डेरोगेटरी कमेंट नहीं कर सकते हैं। 295 clause A was inserted by the Britishers in 1927 with respect to this publication of Rangila Rasool, because Rangila Rasool के publication के बाद जो मुस्लिम कम्युनिटी थी, उनको लगा कि उनके जो नबी हैं, उनके जो प्रॉफिट हैं, उनके खिलाफ एक बहुत ही डेरोगेटरी एक पब्लिकेशन निकली है, उनका मजाक उड़ाया जा रहा है, उनकी बदसलूकी की जा रही है। And they lodged a case against महाशय राजपाल in court in Lahore। अब क्या होता है, उनका जो कोर्ट केस है वो चलता रहता है और इवेंचुअली ही गेट्स इनकार्सरेटेड, वो बरी हो जाते हैं। हाँ, वो छूट जाते हैं केस में, क्योंकि जो जज होते हैं उनका ये कहना होता है कि हाँ, ये एक बहुत ही सेंसिटिव इशू है, लेकिन जो भी उन्होंने वहां पे लिखा है वो सारा कुरान और हदीस को कोट करके, बट ही रोट इट इन हिंदी। So it became available to other people. It became available to the people who were speaking vernacular language.
सो जज ने ये कहा कि जो सच्चाई है वो अपनी जगह है, लेकिन एट द सेम टाइम ये थोड़ी इंसल्टिंग भी बात हो जाती है, लेकिन एज बिकॉज क्लॉज वाज इंसल्टेड ड्यूरिंग द ऑनगोइंग ट्रायल महाशय राजपाल, सो उसके बाद उनको बरी कर दिया जाता है। लेकिन क्या होता है, एज ही वाज वो जैसे बरी हो जाते हैं, उसके कुछ सालों के बाद, आई थिंक लेट 20s में, ही इज मर्डर्ड बाय अ मुस्लिम टेलर कॉल्ड इल्मुद्दीन। उनका हो जाता है, हाँ, ही इज मर्डर्ड इन लाहौर। फिर उसको लेके काफी कंट्रोवर्सी होती है, उनके लास्ट राइट्स को लेके वहां पे काफी जुलूस निकलता है अगेंस्ट दिस हीनियस एक्ट। तो अब जो अगर आप बुक है, ये जो रंगीला रसूल किताब है, ये हर जगह अवेलेबल है, ये पूरे वेब में आप जा सकते हैं। इसकी दो जैसे नॉर्मल जब रिलीज हुई थी तब भी अवेलेबल है, और हाई क्वालिटी डेफिनेशन हाई एचडी में भी अवेलेबल है। तो जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है इस बुक की, मैं बार बार इस बुक के बारे में इसलिए बोल रही हूँ कि अगर आप इसकी पुस्तक परिचय पढ़े, इस बुक की आप भी पढ़ सकते हैं, कोई भी पढ़ सकता है, इट इज अवेलेबल इन लाइक ऑनलाइन वेब, कोई भी डाउनलोड कर सकते हैं। उस पुस्तक परिचय में ये बात लिखी हुई है कि 1923 में 2 किताबें शाया होती हैं, पब्लिश होती हैं। एक का नाम होता है कृष्ण तेरी गीता जलानी पड़ेगी, और दूसरे का नाम होता है 19वीं सदी का महर्षि। अब जो ऑथर हैं उनका ये कॉन्टेक्स्ट है कि ये 2 किताबें, कृष्ण तेरी गीता जलानी पड़ेगी और 19वीं सदी का महर्षि, वर टारगेटेड अगेंस्ट कृष्णा, लॉर्ड कृष्णा एंड दयानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती। उनका ये कहना था कि एज बिकॉज वी बिलोंग टू द हिंदू कम्युनिटी, हमारे भगवान को और हमारे जो धर्म गुरु हैं उनके खिलाफ एक बहुत ही एक डेरोगेटरी किताब निकली है। सो इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ दीज 2 बुक्स आई एम राइटिंग रंगीला रसूल। दैट वाज हिज लॉजिक। मैं सही है गलत है क्या है उसमें नहीं जा रही हूँ, कोई भी इसको पढ़ सकता है जो हमारा ये टॉक देख रहा है, वो अभी भी जाके इसको डाउनलोड कर सकता है, और ये बात पुस्तक परिचय में बहुत साफ साफ लिखी हुई है। सो ये है कॉन्टेक्स्ट आपके रंगीला रसूल का, और इंसर्शन ऑफ 925A क्लॉज का विद इन द ब्लास्फेमी लॉ व्हिच वाज डन बाय ब्रिटिश। हमारी आजकल की एक बहुत ज्यादा एक सोच बन गई है, ब्लास्फेमी है, इसका मतलब पाकिस्तान ने खुद से लॉ बना लिया, पाकिस्तान गवर्नमेंट ने खुद से लॉ बना लिए हैं, या इंडियन गवर्नमेंट ने खुद से लॉ बना लिए हैं। पर मेजॉरिटी लोगों को ये पता नहीं है कि हम एक्चुअली जो ब्रिटिश के बनाए हुए लॉज हैं उसी को ही फॉलो कर रहे हैं विद माइनर चेंजेस। हाँ, पाकिस्तान में थोड़े माइनर चेंजेस हुए हैं, बाद में आएंगे उस बात पे। तो ये हमारी गवर्नमेंट की कोई की हुई बात नहीं है, या यू नो इट डिड नॉट अकर post 1947, it was very much there since end of 1800s। तो उसके बाद क्या होता है, जैसे इनका कत्ल हो जाता है तो इल्मुद्दीन का जो केस है वो बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। इंपॉर्टेंट इसलिए बनता है बिकॉज इल्मुद्दीन केस बिकम्स अ प्लेटफॉर्म ऑफ रिलीजियस कंसोलिडेशन। We see retinue of lawyers who were defending Ilmuddin and his murder. Amongst all those lawyers was also Muhammad Ali Jinnah. जिन्ना थे वो भी एक लॉयर थे उसके केस में। ही वाज फाइटिंग द केस इन फेवर ऑफ इल्मुद्दीन। बहरहाल जो होता है, जज मानते नहीं इस चीज को, क्योंकि दिन दहाड़े उनकी मौत हो जाती है। जो महाशय राजपाल, उनके दिन दहाड़े बहुत तरीके से उनका कत्ल किया जाता है। तो इल्मुद्दीन को फिर सजा होती है, 1929 में मियांवाली जेल में उसको हैंग कर दिया जाता है। तो बात यहाँ पे खत्म होती है हमारी ब्लास्फेमी की, और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा है, ये रंगीला रसूल और ये जो 2 किताबें निकली थी और ये इल्मुद्दीन वाला। क्योंकि शुरुआत जो है, आज जो हम पाकिस्तान के सिनेरियो को देख रहे हैं, जो वायलेंस हो रहा है, असॉल्ट हो रहा है, जो भी एक प्रोपागेंडा हो रहा है, उसकी शुरुआत जो है, दिस इज द बिगिनिंग ऑफ हाउ दिस ब्लास्फेमी केसेस वर केम इनटू बीइंग, और उसको कैसे हाईलाइट किया जाता है अपने पॉलिटिकल या अपने सोशल एजेंडा को सामने रखने के लिए। तो शुरुआत इल्मुद्दीन के केस से होती है। अब 1947 में एज वी ऑल नो कि हम पार्टीशन होती है कंट्री की, और 2 हिस्से बनते हैं, पाकिस्तान और हिंदुस्तान। हम आईपीसी इंडियन पीनल कोड फॉलो करते हैं, वो पीपीसी पाकिस्तान पीनल कोड फॉलो करते हैं। अब जब एज एन इंडिपेंडेंट कंट्री वी हैव टू सी पाकिस्तान फ्रॉम द पर्सपेक्टिव के it has the second harshest blasphemy law after Iran. ईरान का सबसे ज्यादा हार्श है ब्लास्फेमी लॉ, स्टोनिंग टू डेथ एंड वगैरह जो होता है। उसके बाद जो कंट्री आती है वो है पाकिस्तान। अब 12 इस्लामिक मुल्कों में पाकिस्तान एक ऐसी कंट्री है जो कि ब्लास्फेमी की सजा उसमें मौत है। इट इज कैपिटल पनिशमेंट फॉर ब्लास्फेमस एक्ट।
अब वो भी हम बाद में आएंगे कि वो कैसे इवॉल्व हुआ। शुरुआत में देयर वाज नो कैपिटल पनिशमेंट फॉर ब्लास्फेमी। जब ब्रिटिश लोगों ने बनाया था तो कोई कैपिटल पनिशमेंट की बात नहीं थी। ये कैपिटल पनिशमेंट की बात बहुत बाद में आती है, दौरान आप कहते हैं 19वीं 90 के दशक में ये बात आती है। इनफैक्ट इट इज अ पोस्ट जिया थिंग व्हिच हैपेंड एनीवे। तो और एक जो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात ये है पाकिस्तान में कि इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट ब्लास्फेमी इज अ offense which is punishable by death, not a single person has yet been executed following the law. ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हम कहते हैं ब्लास्फेमी डेथ हो रही है पाकिस्तान में, लेकिन जितनी भी डेथ हो रही है पाकिस्तान में वो कोई लीगल रूट फॉलो करके नहीं हो रही है। उसमें कोई लॉ, हाँ जी, उसमें कोई आप ये लॉ के तहत नहीं हो रहा है कि भैया कोर्ट केस चढ़ा है उसके बाद जज सजा सुनाएगा, वहां तक जाता ही नहीं है। मोस्ट ऑफ दीज कॉन्विक्ट्स आर ईदर लैंग्विशिंग इन जेल वेटिंग फॉर अ वर्डिक्ट और दे आर किल्ड एंड असॉल्टेड बाय मॉब वायलेंस। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जितनी भी किलिंग हो रही है पाकिस्तान में ब्लास्फेमी के तहत, ये सारी की सारी एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स है। इसमें कोई भी लीगलाइज्ड एग्जीक्यूशन आज तक नहीं हुआ है पाकिस्तान में। अब अगर हम देखें 1947 से 1977 तक सिर्फ 10 ब्लास्फेमी केसेस पाकिस्तान में रजिस्टर हुए थे। तो आप देखिए कितना बड़ा एक टाइम पीरियड है, 47 से 77 तकरीबन 30 साल। 30 साल में सिर्फ 10 केस रजिस्टर हुए थे पाकिस्तान में, और किसी को सजा नहीं मिली थी, किसी को डेथ तब तक नहीं मिली थी, कोई एग्जीक्यूशन नहीं हुआ था। लेकिन एंटायर सिनेरियो चेंजेस विद द एडवेंट ऑफ जियाउल हक। बिल्कुल। जैसे हमने हर देखा है, हर एस्पेक्ट में देखा है, पाकिस्तान के हर पहलू में हमने देखा है कि जिया के आते ही एक बहुत ही ड्रास्टिक चेंज हो रहा है पाकिस्तान में, हुआ था। उसका असर इस सेक्शन में भी पड़ा था, ब्लास्फेमी रिलेटेड केसेस में भी पड़ा था। अब जिया के आने से क्या हुआ, जैसे हमने थोड़ी देर पहले बात की थी 295 सब क्लॉज ए की। अब जिया के आने के बाद क्या हुआ, 295 सब क्लॉज बी एंड 295 सब क्लॉज सी वर आल्सो इंसर्टेड। अब ये बी और सी बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि आज के जमाने में जितनी भी अरेस्ट हो रहे हैं ब्लास्फेमी से रिलेटेड, या असॉल्ट हो रहा है, या एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स हो रही हैं, ये सब क्लॉज बी और सी से रिलेटेड है। अब हम जाएंगे कि 295 सब क्लॉज बी क्या है और 295 सब क्लॉज सी क्या है। नाउ 295 सब क्लॉज बी जो है, इट कैन कन्विक्ट एनीवन who is charged of defiling and desecrating the Holy Quran. Okay. हाँ, पहले जो बात थी वो सिर्फ महदूद थी आपके रिलीजियस सेंटिमेंट पे। 295A was only limited to the religious sentiment and religious like figures, not figures, religious sentiments, कि आप किसी भी रिलीजन को और किसी भी रिलीजियस आइडेंटिटी को आप इंसल्ट नहीं करते हैं। तो जैसे ही 295B क्लॉज आता है, ये क्या होता है, रिस्ट्रिक्ट होकर सिर्फ कुरान और सिर्फ इस्लाम हाँ, ये सिर्फ एक बाउंड्री क्रिएट हो जाती है इस्लाम के इर्द गिर्द कि आप होली कुरान के किसी भी पेज को, किसी भी सेक्शन को, किसी भी मतलब पूरी किताब को ना आप जला सकते हैं, ना आप डेसिक्रेट कर सकते हैं। और सब क्लॉज सी जो है वो आ जाता है डेरोगेटरी कमेंट्स अगेंस्ट प्रॉफिट मोहम्मद। ये भी एक आपको फिर से सीमित कर देता है। पहले था कि आप किसी के अगेंस्ट नहीं बोल सकते, अब ये स्पेसिफिसिटी आ जाती है इसमें कि आप कुरान को जला नहीं सकते हैं, कुरान को आप डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हैं, और प्रॉफिट मोहम्मद के अगेंस्ट आप कुछ डेरोगेटरी कमेंट नहीं बोल सकते हैं। मेरे ख्याल से इसमें एक चीज फिर ये भी नोटिसेबल हो जाती है कि अब तक जो भी केसेस हुए हैं वो सबके सब बी और सी में ही हुए हैं, दरअसल ए में कोई हुआ ही नहीं है। जी जी, बिल्कुल 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 सही कह रहे हैं आप। और ये डेंजरस इसलिए है क्योंकि ये ज्यादातर तौर पे नॉन मुस्लिम्स में टारगेट हो जाता है कि कोई बेचारी औरत, जैसे हम बाद में देखेंगे इस चीज को, कोई अपने कुएं से पानी पी रही है, समझ लीजिए उसकी किसी से लड़ाई हो जाती है और वो कुछ बोलती है कि नहीं बोलती है, दैट इज नॉट अ पॉइंट। वो तुरंत जाके दारोगा के सामने केस पहुंच जाता है कि इसने नबी की बदसलूकी की है या जो भी बेहुरमती इसने की है, या किसी ने देख लिया कि भैया ठंड का मौसम है, कोई आग जला रहा है, आपका नेबर आग जला रहा है जो कि शिया है या अहमदी है या क्रिश्चियन है, आप जाके केस दर्ज कर दोगे कि हमने देखा ये कुरान जला रहा था। It can go up till any extent
The inclusion of 295B and 295C has made this entire gamut of blasphemy law extremely dangerous. And specific to Islam itself. Exactly, absolutely. अब बात ये आती है कि अब इसके बाद एक और हम पड़ाव देखेंगे ब्लास्फेमी लॉ का, जो आता है नवाज शरीफ के टाइम पे। लोगों को लगता है कि ये अगेन देयर इज अ फॉल्स परसेप्शन कि लोगों को लगता है जो पनिशेबल बाय डेथ जो वर्ड है ये जिया के टाइम में इंसर्ट हुआ था इन ब्लास्फेमी लॉ, बट इट वाज एक्चुअली इंसर्टेड ड्यूरिंग नवाज शरीफ टाइम, अर्ली 1990s, 91 92 की बात है। और नवाज शरीफ में जैसे हमें पता है कि जो भी डेमोक्रेटिकली इलेक्ट होके गवर्नमेंट आती है वो हमेशा इस्लामिक लेजिटिमेसी चाहने की कोशिश करती है पाकिस्तान में। ये हमेशा से रहा है, चाहे वो बेनजीर भुट्टो की भी बात क्यों ना हो या नवाज शरीफ की भी बात क्यों ना हो। तो नवाज शरीफ ने क्या किया, फेडरल शरिया कोर्ट का सहारा लिया इस क्राइम को पनिशेबल बाय डेथ बनाने के लिए। So 1992 में this thing was changed, this thing was amended कि अगर आप बेहुरमती करते हैं, अगर आप कुरान को जलाते हुए पाए जाते हैं या आप नबी के खिलाफ कोई भी डिसरिस्पेक्टफुल बात करते हैं या आप हमारे रिलीजियस सेंटिमेंट को हर्ट करते हैं तो आपकी सजाए मौत है। बट संचिता, क्या ये डिमांड किसी ने की थी या ऑफ इट्स ऑन इनका आइडिया आ गया इनको, नवाज शरीफ को कि ये लॉ इस तरह से चेंज करना है? ये नहीं, वो एक लेजिटिमेसी की बात आ जाती है ना कि भैया जिया ने यहाँ तक किया है, ये तो आ गया, अब मुझे दिखाना है कि मैं उससे भी बड़ा मतलब वो हूँ, आशिक रसूल। हाँ, आशिक रसूल भी एक बात आ जाती है, पॉइंट बन जाता है। आशिक रसूल जैसे गुस्ताख रसूल एक चीज है, आशिक रसूल भी और एक चीज है। इनको दिखाना है कि भैया हम आशिक रसूल हैं, तो हमने भैया डेथ की पेनल्टी दे दी। अब हम जिया से भी बड़े गाजी बन गए हैं, वही बात है बात। तो उन्होंने ये किया। फिर उसके बाद क्या आता है, हम फिर देखते हैं जो नेक्स्ट लीगल पड़ाव हम देखते हैं 1992 के बाद आए, वो आता है 2013 में, जिसमें जो फेडरल शरिया कोर्ट है वो कहती है कि आपको लाइफ इम्प्रिजनमेंट का कोई ऑप्शन ही नहीं रखना है। जनरली क्या होता था, अगर अंडर एज बच्चे होते थे, समझ लीजिए 14-15 साल के बच्चे हैं, 18 साल से कम नाबालिग बच्चे हैं, तो उनकी सजा दी जाती थी, उनको सजा मतलब लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा दी जाती थी। नाउ 2013 में फेडरल शरिया कोर्ट ने कहा कि भाई हमें लाइफ इम्प्रिजनमेंट चाहिए ही नहीं, हमें सीधे सजाए मौत चाहिए। जो हम देखेंगे अभी थोड़ी देर में, हम फिर रिमशा मसीह का एक केस है वो हम जब डिस्कस करेंगे तो हमें पता चलेगा। तो ये बात आती है हमारे 1860 से लेके 2013 तक। So this is a long stretch, जैसे अभी मैंने बताया about history and the legality, how the law changed and unfortunately how it changed for targeting people. Yeah. It became a tool. ब्लास्फेमी लॉज जो हैं आजकल एक टूल बन गए हैं लोगों के लिए किसी और को टारगेट करने के लिए। सो ये हमारा एक लीगल एस्पेक्ट आ जाता है, हिस्टोरिकल एस्पेक्ट आ जाता है। उसके बाद जो है हम मोडस ऑपरेंडी के बारे में डिस्कस करेंगे। सही। सो मोडस मोडस एमओ जैसे हम बोलते हैं, उसमें बहुत सारे तरीके आते हैं, जैसे मॉब लिंचिंग हो गया या फिजिकल असॉल्ट हो गया या विजिलेंटे वायलेंस हो गया या बर्निंग ऑफ द अक्यूज्ड बाय मॉब हो गया। सो ये 4-5 तरीके हैं जो फॉलो किए जाते हैं। मॉब लिंचिंग बहुत ही कॉमन है, इट इज वेरी कॉमन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द एंटायर सबकॉन्टिनेंट। हमारा कल्चर है एक लिंचिंग का, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे वो इंडिया हो। हम इस चीज को कितना भी डिनाई करें, हम ये चीज से हम मुकर नहीं सकते हैं कि मॉब लिंचिंग की एक कल्चर प्रथा है, हमारे यहाँ रही है अनफॉर्चुनेटली और चल भी रही है। तो कोई भी जैसे है, एक केस था अभी इसी साल हुआ फरवरी के महीने में, बहुत ही हिलेरियस भी बोल सकते हैं, बहुत अनफॉर्चुनेट भी बोल सकते हैं। लाहौर में एक खातून थी जो शॉपिंग करने गई थी, ठीक है। So she was wearing a dress which had calligraphy in the dress. The dress had a calligraphy. तो अपना शॉपिंग कर रही है, तो अचानक से इकरा बाजार एरिया जो है लाहौर का, वहां पे एक जमायत होने लगती है। As because she was wearing a dress with a calligraphy, लोगों को लगा कि बेहुरमती हो गई है, गुस्ताखे रसूल हो गई है, क्योंकि यहाँ पे अरबी में कुछ लिखा हुआ है which is derogatory towards Prophet Muhammad. बात यहां तक आ गई कि उस औरत को जाके एक रेस्टोरेंट में शेल्टर लेनी पड़ी। She was attacked, she was about to be attacked. पूरी गैदरिंग हो गई मर्दों की, जो एक्चुअली
महरम नहीं है, बात बात पे महरम ना महरम की बात आ जाती है, लेकिन जब किसी औरत पे जुल्म ढाना होता है, किसी औरत को टॉर्चर करना होता है, तभी भूल जाते कि भैया महरम है कि ना महरम है। तो जो भी है, फिर पुलिस को कॉल किया गया, कोई जहीन इंसान रहा होगा, उसने पुलिस को कॉल किया, तो वहां की जो असिस्टेंट सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस थी वो आती है और बेचारी उस औरत को रेस्क्यू करके ले जाती है। और रेस्क्यू करते वक्त उसको बोलना पड़ता है कि मैं बहुत ज्यादा मतलब शेमफुल हूं, मुझे ये नहीं करना चाहिए था। और मजे की बात यह है कि बेचारी जो औरत थी उसके कपड़े में हलवा लिखा हुआ था। अब ये इतने ही जाहिल कौम है कि इनको समझ में नहीं आ रहा कि ये हलवा लिखा है कि ये कोई कुरान की आयत है। Just they had to target that woman, so they concocted this entire story कि भैया इन्होंने कोई ब्लास्फेमस चीज अपने कपड़े पे पहन ली है। तो ये तो एक बहुत ही मामूली सी बात है। हालांकि उसके बाद जो ये असिस्टेंट जो पुलिस की थी, इनको बहुत सराहना मिली थी। चीफ मिनिस्टर जो पाकिस्तान की, उन्होंने भी किया था। सऊदी गवर्नमेंट से भी उनको बहुत प्रशंसा मिली थी कि आपने, अदरवाइज द वुमन वुड हैव बीन लिंच्ड एंड किल्ड। फिजिकल असॉल्ट जैसे होता है, आप कहीं से भी किसी को भी ड्रैग करके ला सकते हैं। बहुत कॉमन सी चीज है पाकिस्तान में कि पुलिस स्टेशन पे अटैक हो जाता है। पहले तो ब्लास्फेमी का ये लोग दारोगा के पास जाके अपनी पर्ची लिखवाते हैं, उसके बाद दारोगा जैसे ही इसको बेचारे जो ब्लास्फेमर जो मुलजिम है उसको जैसे ही अरेस्ट करते हैं, दे गो एंड अटैक द पुलिस स्टेशन, दे टॉर्च द पुलिस स्टेशन, आग लगा देते हैं पुलिस स्टेशन में। और बेचारा जो बंदा है उसको घसीट के ले आएंगे, फिर घसीटते घसीटते उसको रोड पे ही मार देंगे। और सबसे दर्दनाक बात इसमें पूरे इंसिडेंट में ये होती है कि बच्चे भी शामिल होते हैं। 10-10, 12-12, 13-13 साल के बच्चे आपको नजर आएंगे, लाठी लिए हुए, चप्पल लिए हुए, हाथ में स्टोन लिए हुए। मतलब उनको पार्ट ऑफ स्ट्रेटेजी, मुझे लगता है वो स्ट्रेटेजी का पार्ट है, बेसिकली स्ट्रेटेजी का पार्ट है। लेकिन आप सोचिए ना, बच्चे भी इन्वॉल्व है इस चीज में, इतने वायलेंस मुझे सब बच्चे इन्वॉल्व किए जाते हैं, बिल्कुल। मतलब पार्ट ऑफ वो बुसकशी नहीं होती अफगानिस्तान में, बुसकशी जो करते हैं एक बकरे को लेके जो खींचातानी होती है घोड़े के पीठ पे सवार होके, इट इज ऑल्सो सॉर्ट ऑफ पब्लिक एंटरटेनमेंट। एक्चुअली ब्लास्फेमी का जो केस है इतना डेरोगेटरी होते होते अब एक पब्लिक एंटरटेनमेंट का सोर्स बन गया है ये। और ये विजिलेंट वायलेंस, आप कुछ नहीं कर सकते। लोग, पीपल आर विजिलेंट, इट इज सॉर्ट ऑफ सोशल विजिलेंस कि आपको बात भी बहुत मतलब बहुत ही ढंग से बात करनी पड़ेगी। आप अपने पड़ोसी से भी खुल के बात नहीं कर सकते, अपने रिश्तेदारों से खुल के बात नहीं कर सकते, अपने दोस्तों से खुल के बात नहीं कर सकते। पता नहीं कौन सी बात बेहुरमती हो जाए, पता चला आपका दोस्त ही आपको पीटते हुए लेके चला गया, which has happened in many cases। आपके रिश्तेदारों ने आपके अगेंस्ट केस दर्ज कर दिया। तो ये जो एंटायर सोसाइटी जो है, इट इज बिकमिंग सच विशियस इन नेचर। ब्लास्फेमी का एक बहुत बड़ा एक सोशल और एक रिलीजियस इम्पैक्ट तो है ही है, पॉलिटिकल तो है अपनी जगह पे। एक बदनामी होती है कंट्री की, चारों तरफ से लोगों को पता चलता है कि भैया क्या हो रहा है मुल्क के अंदर, वो तो बात अपनी जगह सही है। लेकिन एक सोशल डिस्टॉर्शन हो रहा है पाकिस्तान के अंदर। रिलीजियस डिस्टॉर्शन तो है ही है, उसके साथ एक सोशल डिस्टॉर्शन भी है। और ये अपने कानून बना लेते हैं। कहीं पे भी कानून में ये लिखा नहीं है कि आप मास असॉल्ट कर सकते हैं, आप पीट सकते हैं, आप मॉब लिंच करके आप सजा दे सकते हैं। सजा देने का काम जज का है। जज पे छोड़ने की इतनी पेशेंस नहीं है लोगों में कि भैया 10 साल तक केस चलता रहेगा, उससे अच्छा हम ही पीट के मार दें। सो दैट हैज बिकम अ पब्लिक साइकी। नाउ वील कम टू द एस्पेक्ट ऑफ द रीजंस बिहाइंड द वायलेंस। क्या इनकी वजह होती है, किस लिए वायलेंस होते हैं? एक तो सबसे बड़ी वजह है सेटिंग पर्सनल डिस्प्यूट्स। बिल्कुल। आपके 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 पड़ोसी के साथ कॉमन वॉल को लेकर लड़ाई शुरू हो जाती है, होती है लड़ाई लोगों के साथ। किसी ने किसी की जमीन दखल कर ली, किसी ने किसी के घर के सामने पार्किंग कर ली, अपनी गाड़ी की पार्किंग लगा दी। दिल्ली में क्या होता है, मारपीट होती है, वहां पे क्या होता है, वो ब्लास्फेमी का केस दर्ज कर देते हैं। हमसे बात हो रही थी, हमारे नबी के खिलाफ कुछ बोल दिया इन्होंने, या हमसे बात हो रही थी, इन्होंने कुछ लिख दिया कहीं पे वॉल पे। बहुत बारी ऐसे भी केसेस में, आप मानेंगे नहीं महेश जी, कोई आके रात के अंधेरे में वॉल पे कुछ लिख के चला जाता है किसी बंदे के, और सुबह उसके खिलाफ फिर कार्रवाई शुरू हो जाती है कि इनकी वॉल पे तो भैया बहुत ही डेरोगेटरी स्टेटमेंट्स लिखे हुए हैं। कोई विटनेस भी आ जाएगा, मैंने देखा ये लिखते हुए। विटनेस की भी बात बहुत ही इसमें लूज एंडेड है, वो बाद में बताऊंगी मैं आपको कि विटनेस भी बहुत लूज एंडेड है। दिस इज अ वेरी अनफॉर्चुनेट इवेंट, बिकॉज जो केस दर्ज करता है उसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है। बिल्कुल। अगर वो फॉल्स केस भी दर्ज करे, आप उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले सकते, क्योंकि कोई कानून ही नहीं है फॉल्स केस के खिलाफ।
ओपन एंडेड है। आप देखिए, कोई भी कभी भी किसी को भी टारगेट कर सकता है, एनिमोसिटी होती है, खानदानी दुश्मनी होती है, वहां पे भी ये ब्लास्फेमी के लॉज, ये जो केसेस हैं, ये दर्ज हो जाते हैं। किसी सदियों से, पीढ़ियों से आपकी खानदानी दुश्मनी चल रही है, वहां पे भी आ जाएंगे ब्लास्फेमी के लॉ कि भैया आपको हमने देखा आपने कुरान जला दिया। मैंने तो कुछ ऐसे केस देखे हैं संचिता, आई डोंट नो वेदर यू हर्ड ऑफ देम और नो, बट जहां पर कि अगर ये पता लग गया कि मान लीजिए कि पास वाले मकान में कोई लेडी रहती है, वो अकेली है, हस्बैंड का डेथ हो गया है, तो ब्लास्फेमी लगाओ, इसको जेल में डालो, मकान पे कब्जा करो। जी 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 जी, ये तो होता है, ये भी होता है, दिस ऑल्सो हैपेंस। ब्लास्फेमी इसमें लेडी का है तो इसमें बहुत सारी बातें आ जाती हैं, जैसे इनमें जिना की भी बात आ जाती है, बहुत सारी, उसको फिर अब बहुत सारे तरीके से आप उसको अटैक कर सकते हैं। और बहुत बार तो उसकी जबरन शादी भी करा देते हैं ये लोग, तो वो तो खैर अपना मुद्दा है, वो सोशिएटल एक डिस्कॉर्ड है वहां पे। प्रॉपर्टी डिस्प्यूट, जैसे मैंने कहा कि आपको किसी की खेत पे आपको दखल करना, किसी का खेत आपको दखल करना, तो आप बता दो उसने ब्लास्फेमी करी, भैया केस चलता रहेगा, वो चला जाएगा जेल, उसको पीट के मार डालोगे, भैया हो गई उसकी प्रॉपर्टी आपकी। टारगेट, अब सबसे बड़ी बात है ना, टारगेट किलिंग होती है पाकिस्तान में। टारगेट किलिंग बहुत सारे तरीके, न्यूमरस वेज ऑफ टारगेट किलिंग हैपेंस इन पाकिस्तान, और उसकी वजह जो होती है, ये डालते हैं वाजिबुल कत्ल। Now this entire concept of wajibul qatl, which is fit to be murdered, is again extremely dangerous. Blasphemy अगर आपको एज अ टूल यूज किया जाता है तो टू डिक्लेयर एनीबॉडी वाजिबुल कत्ल, हमें इतनी एजेंसी मिली है, हमने खुद ही अपने आप को वो एजेंसी दे दी है कि हम किसी को भी वाजिबुल कत्ल डिक्लेयर कर सकते हैं और उसको मार सकते हैं, क्योंकि कानून हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकती। दे हैव द कॉन्फिडेंस कि अगर हम मार भी दे तो कुछ नहीं होगा, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, जेल चले जाएंगे तो चले जाएंगे, गाजी बन जाएंगे। जैसे हम देखेंगे अभी जो पहला टारगेट बताऊं आपको, वो है पॉलिटिशियंस। 2011 जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट लैंडमार्क ईयर है विथ रिगार्ड टू ब्लास्फेमी लॉज इन पाकिस्तान, बिकॉज इस साल दो बहुत ही हाई प्रोफाइल मर्डर्स हुए थे पाकिस्तान में रिलेटेड टू ब्लास्फेमी। पहला मर्डर था सलमान तासिर का, जो कि उस वक्त पंजाब के गवर्नर थे, और दूसरा मर्डर था शहबाज भट्टी का, जो कि उस वक्त माइनॉरिटी अफेयर्स के मिनिस्टर थे। इन दोनों ने बस इतना ही जुर्म किया था कि इन दोनों का कहना था कि जो एग्जिस्टिंग ब्लास्फेमी लॉ है उनमें अमेंडमेंट की जरूरत है, और ये दोनों आशिया बीबी के लिए थोड़े सिंपैथेटिक थे। वो चाह रहे थे कि आशिया बीबी का जो केस है वो सही तरीके से कोर्ट में प्रेजेंट किया जाए। आसिया बीबी पे हम लोग आएंगे थोड़ी देर में, मैं बात करूंगी। तो यही सिर्फ इन लोगों की मौत की वजह थी। और सलमान तासिर की जो मौत है वो बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि उसको जिसने मारा था, ही वाज मोहम्मद हुसैन कादरी, जो उनका अपना बॉडीगार्ड था, और वो बेचारे कहीं से लंच करके आ रहे थे, उसको लगा कि भैया ये टाइम है मेरे पास, अब मैं उसको और इस्लामाबाद में हुई थी ये किलिंग। सबसे बड़ी बात ये है, द कैपिटल सिटी में दिन दहाड़े ये किलिंग हुई थी, जस्ट फॉर द सेक ऑफ ब्लास्फेमी। आई थिंक उसने शायद 25 या 27 राउंड ऑफ बुलेट्स दागे थे सलमान तासिर की बॉडी पे। उसके बाद थोड़ी देर बाद में फिर से दिस इंसिडेंट ऑफ मर्डर ऑफ सलमान तासिर एंड दिस person Muhammad Hussain Qadri, these two are very important things with regard to blasphemy। मैं थोड़ी देर में इसको एक्सप्लेन करूंगी। उसके बाद जैसे हमने पॉलिटिशियंस के बारे में बात की, अब दूसरे टारगेट बनते हैं फॉरेन नेशनल्स। मतलब ये अपने कंट्री के तो लोगों को मार ही रहे हैं, ये गैर मुल्क के लोगों को भी नहीं छोड़ते हैं। मतलब इतनी अकल भी नहीं है लोगों को कि अगर हम किसी फॉरेनर को जो हमारे यहाँ काम कर रहा है उसको मारेंगे तो हमारी कितनी बदनामी होगी हर जगह। बेचारे एक फैक्ट्री के सुपरवाइजर थे, 2021 में मौत हुई थी, श्रीलंकन नेशनल थे, प्रियांत कुमार था नाम था उनका, सियालकोट में वो एक फैक्ट्री में इंचार्ज थे। तो इनके खिलाफ इनके कोवर्कर ने ये इल्जाम लगाया कि भाई हमने देखा है कि ये फैक्ट्री के प्रेमाइस में प्रॉफिट के नाम के कोई पोस्टर्स थी जिनको ये उतार रहे थे। कोई इनके पास प्रूफ नहीं था, कोई वीडियो नहीं थी, कोई तस्वीर नहीं थी, कुछ नहीं था। इनके अपने कोवर्कर ने बोल दिया कि हमने देखा है प्रॉफिट के नाम के पोस्टर को इनको उतारते हुए, और ये वजह बन गई उनको पब्लिकली असॉल्ट करने की, एंड ही वाज बर्न टू डेथ। उनको जिंदा जला दिया गया उसी फैक्ट्री में जहां पे वो इंचार्ज थे। कहते दर्दनाक मौत जिसे कहते हैं,
हट्टे कट्टे हंसते खेलते इंसान को जिंदा जला देना। इन लोगों ने, उस मॉब ने डिसाइड किया कि जस्ट बिकॉज एक पोस्टर इन्होंने उखाड़ दिया जिसका कोई हमारे पास सबूत है नहीं है, दैट इज इमटेरियल थिंग, हम उनको पुलिस के हवाले नहीं करेंगे, हम इनको जिंदा जला के मार देंगे। तो वो इन्होंने किया। दूसरा वाक्य आता है इससे थोड़े 1 साल पहले 2020 में, वो भी बहुत ही, आप देखें तो बहुत ही अजीबोगरीब वाक्य भी है, अगर आप देखें तो बहुत कॉमन प्लेस भी है। कि केपी में क्या होता है, एक ताहिर नसीम नाम के इंसान होते हैं जो कि रजिस्टर्ड यूएस के सिटीजन है, ही इज अ पाकिस्तानी डिसेंट यूएस सिटीजन, ही इज मर्डर्ड इनसाइड द कोर्ट। जज के सामने उनका कत्ल हो जाता है, उनका केस कोर्ट में है, सुनवाई चल रही है, जज बैठे हुए हैं, वकील अपना केस लड़ रहे हैं, पूरी भरे हुए कोर्ट में दिन दहाड़े उनकी मौत हो जाती है। क्योंकि किसी को लगता है कि भैया मैं तो इतनी देर तक नहीं वेट कर सकता कि रिजल्ट्स आए, आई वुड डू माई वर्क, आई वुड किल हिम नाउ एंड आई वुड जस्ट बी ओवर विथ हिम। जज के सामने he is murdered. This is again a very interesting, I would say, I would like to use the word interesting case. तीसरा केस आता है चाइनीज नेशनल का। इसमें कुछ कर नहीं पाते क्योंकि औकात है नहीं चाइना के सामने कुछ करने की। ये पिछले साल की ही बात है, दासू में एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट चल रहा है पाकिस्तान में, चाइना का सीपेक के तहत ये प्रोजेक्ट चल रहा है केपी में। तो वहां पे क्या होता है, जो एक वहां के जो इंजीनियर हैं, चाइनीज इंजीनियर, मिस्टर टियांग नाम है उनका, रमजान का टाइम चल रहा था और उनकी बस गलती इतनी हो गई थी कि इन्होंने कहा कि भैया थोड़ा फास्ट काम करें आप लोग, रमजान के टाइम में थोड़ा स्लो काम करें, थोड़ा अपना फास्ट काम करें। तो इन्होंने जैसे ही कह दिया अपने वर्कर्स को कि आप फास्ट काम करें, तो वो बेहुरमती हो गई, वो ब्लास्फेमी हो गई और इनको अटैक करने की कोशिश करी। पुलिस को तो भैया लगे भाई पाकिस्तानी, श्रीलंकन मर जाए, अमेरिकन मर जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन चाइनीज नहीं मरना चाहिए। चाइनीज मर रहे हैं, खैर वो तो अपने बलोच जो है इंसर्जेंट्स, वो तो दिन दहाड़े मार ही रहे हैं चाइनीज को, वो बात अलग है, अभी आपने देखा ही है पिछले हफ्ते ही हुआ है। लेकिन ब्लास्फेमी से अगर चाइनीज मर गया तो बात ही अलग हो जाएगी। तो इन्होंने क्या किया, पुलिस जो लोकल वहां के ऑफिशियल्स थे, उन्होंने तुरंत इस बंदे को, मिस्टर टियांग जो है, इसको अरेस्ट कर लिया एंड लेटर ही वाज शिफ्टेड बैक टू चाइना। थैंकफुली इनकी मौत नहीं होती है, लेकिन ये भी एक पहलू आता है कि कैसे ये लोग फॉरेनर्स को भी टारगेट करते हैं। अब पॉलिटिशियंस, मुझे ये भी याद आया, आपने चूंकि बताया कि इनकी गलती क्या थी, उस तरह से मुझे याद आया वो जो श्रीलंकन भी था उसकी भी दरअसल गलती बड़ी उल्टी किस्म की थी कि उसने इन लोगों को कहा था कि लंच का जो पीरियड है वो बड़ा लंबा कर रहे हो, जो आप नमाज के लिए जाते हो उसको जल्दी से नमाज करके वापस आइए। और फिर उन्होंने ऑब्जर्व किया था कि वो कोई कैलेंडर था जिसमें सामने कुछ कोई पिक्चर बनी हुई थी और वो दीवार से उस कैलेंडर को उतारा था क्योंकि उस दीवार को पेंट होना। जी वो भी बात है। तो मतलब आप यू कैन योरसेल्फ इमेजिन कि एक रिलीजन को आप किस हद तक मिसयूज कर सकते हैं। मैं यूज भी नहीं बोलूंगी, इट इज नॉट इवन अ यूसेज, इट इज अ कंप्लीट मिसयूज ऑफ अ रिलीजन, अपने फायदे के लिए, वो भी किसी और का फायदा नहीं हो रहा, अपने फायदे के लिए। हमने काम कम करना है, हमें प्रॉपर्टी चाहिए, हमें किसी का घर जब्त करना है, किसी का स्कूल जब्त करना है, किसी की वाइफ को जब्त करना है, तो हम बस इसी चीज का सहारा लेंगे। सो एक बात होती है फॉरेन नेशनल के बाद फॉरेन कंपनीज, मतलब ये क्यूआर कोड जो है, क्यूआर कोड तक का ये लोग मिसयूज कर रहे हैं। मतलब इंडिया में अगर आप ये बात बोले तो लोग शायद हंसेंगे आप पे, किसी भी आप यूएस में चले जाएं, यूरोप में चले जाएं, ऑस्ट्रेलिया में, पीपल विल लाफ एट यू, बट कितना संगीन एक मुद्दा हो सकता है। पेप्सी पे इन्होंने चार्ज लगाया था 2021 में कि भैया जो 7 अप की बोतल है उसका जो क्यूआर कोड है उसमें बेहुरमती हो गई है, कि क्यूआर कोड जो है उसमें मोहम्मद का नाम लिखा है। इन्होंने देख लिया कि भैया जैसे उनको हलवे में मोहम्मद का नाम नजर आ रहा था, यहाँ पे उनको क्यूआर कोड में नजर आ रहा है, तो दे फाइल्ड अ केस अगेंस्ट पेप्सी को। अब वो केस चल रहा है जो भी है, लेकिन मैं वही बोलना चाह रही हूँ कि कितनी मतलब अजीब बात होती है। कैसाब्लैंका सैमसंग पे भी सेम हुआ था, आई थिंक पिछले साल 2022 की बात है, वहां पे भी सेम क्यूआर कोड जो पैकेट होती है मोबाइल की, जो डब्बे में जो आता है क्यूआर कोड, दे थॉट दैट इट रिजेंबल्स द नेम ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद, सो इट इज अ ब्लास्फेमस एक्ट, सो दे फाइल्ड अ केस अगेंस्ट सैमसंग एज वेल। Whether it is a politician or a foreign national or a foreign MNC, nobody is spared in Pakistan, including the Muslim nationals. Muslim सुन्नीज भी आ जाते हैं इनमें। एक दो इंपॉर्टेंट केस है जो मैं अभी आपसे डिस्कस करूंगी। ये केस इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि मेरा ये पर्सनल मानना है कि नो वन इज सेफ इन पाकिस्तान with regards to blasphemy.
anyone, anywhere, anybody can be charged with blasphemy and can be killed. Not only charged, brutally assaulted and killed in Pakistan. एक सबसे बड़ी बात आती है मशाल खान की. बिल्कुल. मशाल खान एक जर्नलिज्म के स्टूडेंट थे. वो सोशलिस्ट थे. उनकी जो सोच थी वो थोड़ी लिबरल थी. वो चे गुएवारा के बहुत बड़े फैन हुआ करते थे. तो वो बेचारे एक स्टूडेंट थे इस वाले अब्दुल वली खान यूनिवर्सिटी में, केपी में. तो उनकी जो सोच है, उनकी जो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है, उस चीज को लेकर अक्सर अपने दोस्तों के साथ वो बहसबाजी करते थे. जैसे हम हर यूनिवर्सिटी में देखते हैं, हेल्दी डिबेट होती है. कोई राइटिस्ट होता है, कोई सेंटर, कोई लेफ्टिस्ट होता है, कोई एथीस्ट होता है. हम हर चीज को लेकर डिस्कस करते हैं. दैट इज व्हाट यूनिवर्सिटी एजुकेशन इज ऑल अबाउट. सो ही यूज्ड टू डिस्कस विद हिज क्लास फेलोज, विद हिज हॉस्टल मेट. लेकिन वो जो एक डिस्कशन ये करते थे, वो एक बहुत ही एक संगीन उसने मोड़ तब लिया जब उनके ही क्लास फेलोज ने, हॉस्टल मेट्स ने, उनके ही आसपास के लोगों ने पीट के मार डाला. इन हिज ओन हॉस्टल ही वाज ड्रैग्ड. हम सब ने देखा ये चीज सोशल मीडिया में. और सबसे डिस्टर्बिंग बात ये होती है कि एवरीथिंग इज पुट ऑन सोशल मीडिया. लोग सेल्फीज भी लेते हैं वहां पर. People take selfies. Yes. They take selfies with a dead body. They take selfies with a charred body. लोगों की जली हुई मतलब कहते हैं डेड बॉडी के साथ लोग सेल्फी लेते हैं. मतलब आप सोच सकते हैं कितनी डिस्टर्बिंग एक सोसाइटी हो सकती है. उनके खुद के दोस्तों ने, क्लास फेलो, हॉस्टल मेट छोड़ दीजिए, उनके खुद के दोस्तों ने उसको ड्रैग करके बाहर निकाला उसके कमरे से. ऊपर आई थिंक सेकंड या थर्ड फ्लोर में उसका कमरा था. हम सब ने देखा, बेदर्दी से उसको नीचे लाए, लताड़ के उसकी मतलब हड्डी पसली एक करके. ही वाज जस्ट ब्रूटली असॉल्टेड एंड किल्ड. And people took pride in doing that. Yeah. क्योंकि वो आशिक रसूल बनना है ना. आशिक रसूल बनने के लिए लोगों का कत्ल करना लोगों को लगता है जरूरी है. किसी का भला करना जरूरी नहीं है. गरीब को खाना खिलाना जरूरी नहीं है. ज़कात देना मुझे नहीं पता जरूरी है कि नहीं है लोगों के लिए. 5 वक्त नमाज पढ़ना जरूरी है कि नहीं है लोगों के लिए मुझे नहीं पता. लेकिन हाँ, वायलेंस करना जरूरी बन जाता है. एक बहुत ही मतलब आप सोचिए कि एक हाउ यू वेंट आउट योर फ्रस्ट्रेशन जस्ट बाय मिसयूजिंग द रिलीजन. दूसरा आता है जुनैद हाफिज का केस. बेचारे अभी तक मरे नहीं है, जिंदा हैं, जो भी है जेल में है. ये एक टीचर हुआ करते थे इंग्लिश लिटरेचर के. इन्होंने एमफिल करी थी इंग्लिश लिटरेचर में. अब इनका मुद्दा यहाँ पे आता है कि इनका ये कहना है, जिन्होंने इनके खिलाफ केस दर्ज किया है, कि इन्होंने सोशल मीडिया में मोहम्मद के अगेंस्ट कोई डेरोगेटरी सोशल मीडिया पे पोस्ट किया था. वो सोशल मीडिया पोस्ट के चलते इनके ही जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने ही इनके अगेंस्ट केस दर्ज कर दिया. अब ये सोशल मीडिया पे बहुत एक बात हो जाती है कि क्या लिखने पे आपको लगेगा, व्हाट इज द लिमिट. उसके बाद आप डिसाइड करें कि ये बेहुरमती है, ये बेहुरमती नहीं है. एंड हु विल डिसाइड दिस. अभी तक तो किसी ने बाल की खाल उखाड़ी नहीं है इन पीपीसी, इन पाकिस्तान पीनल कोड. दिस मच यू कैन से एंड दैट मच यू कैन नॉट से. सो हु विल डिसाइड. Unfortunately, people take up the deciding position कि भैया we will decide. Right. कि हमने डिसाइड कर लिया कि हमारे टीचर ने बेहुरमती की है तो हम पुलिस पे कंप्लेन कर सकते हैं. तो ये भी बेचारे अभी जेल में ही हैं. थैंकफुली भी जिंदा है अभी तक तो, जैसे मैं, और as we are talking still alive. So बात ये है. और सबसे इम्पोर्टेंट जो अभी मुद्दा बन रहा है ब्लास्फेमी के कॉन्टेक्स्ट में, दैट इज TLP. TLP is a notorious political organization, तहरीक-ए-लबरक पाकिस्तान. जब मैंने आपसे अभी थोड़ी देर पहले सलमान तासिर की मौत की बात डिस्कस करी थी, और एक हमारे डिस्कशन में एक नाम उभरा था जो किलर था, मोहम्मद कादरी. मोहम्मद कादरी is directly related to this entire TLP movement. Okay. How he is related to the entire TLP movement? Because he is a Barelvi. पाकिस्तान में देखा जाए तो सुन्नीज में बरेलवी हैं, अहले हदीस है, वहां भी है, देवबंदी है, जैसे इंडिया में भी है, बांग्लादेश में भी है. तो परसेंटेज वाइज अगर आप देखें पाकिस्तान में बरेलवी थोड़े ज्यादा है. कुछ लोगों का एस्टिमेट है 60% है, कुछ लोगों का, कुछ ऑर्गेनाइजेशन का एस्टिमेट है 70% है. हमें पता नहीं है एग्जैक्टली कितने परसेंट है, लेकिन बरेलवी देवबंदी से ज्यादा है. और बरेलवी जो सेक्ट है विद इन सुन्नी इस्लाम, इट इज सपोजिडली इट इज सिंक्रेटिक इन नेचर. लाइक मज़ारों पे जाना, दरगाह पे जाना, गाने गाना एंड ऑल दोस थिंग्स. जो देवबंदी शिर्क मानते हैं, जो देवबंदी अन इस्लामिक मानते हैं,
वो बरेलवीज प्रैक्टिस करते हैं, मजारों में जाना भी बहुत, जो हार्ड लाइनर्स हैं दे थिंक दैट इट इज अन इस्लामिक एक्ट, यू कैन नॉट लाइक यू कांट वर्शिप एनीबडी बट अल्लाह। तो आप जब दरगाह में जा रहे हैं आप शिरक करें, ये एक उनकी अपनी एक इंटर सेक्ट एक टसल है उनका। तो बरेलवीज आर इन जनरल दे आर कंसिडर्ड नॉट एज हार्डलाइनर्स, बट अब उनमें भी अब तब्दीली आ रही है धीरे धीरे, जो ये केस है। तो ये जो कादरी थे जिन्होंने मारा था तासिर को, ही वाज अ फॉलोअर ऑफ खादिम हुसैन रिजवी। ओहो, यस, एंड खादिम हुसैन रिजवी वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट बरेलवी प्रीचर ऑफ पाकिस्तान। उनकी बहुत ज्यादा मास फॉलोइंग रही है, और इनके फॉलोअर्स ये कादरी भी रहे हैं। तो ये जो कादरी का जो केस चल रहा था, जब उनका अरेस्ट हुआ और फाइनली जब उसको सजा मिली, सजाए मौत मिली, एंड ही वाज हैंग्ड, तो ये जो सारा मुद्दा है इट वाज हाईजैक्ड बाय दिस खादिम रिजवी। और इन्होंने एक मूवमेंट लॉन्च करी तहरीके रिहाई मोहम्मद कादरी के नाम से, जहां पे द एंटायर मूवमेंट वाज एक्टिंग लाइक अ प्रेशर ग्रुप, कि भैया कैसे भी करके एक प्रेशर डालना है गवर्नमेंट पे कि ये रिहा हो जाए। मोहम्मद कादरी जो है, इसने कोई गुनाह नहीं किया है, इसने अपने पाथ को फॉलो किया है। जो बंदा ब्लास्फेमर्स के साथ खड़ा था, इसने उसका कत्ल किया है, तो इसने कोई गुनाह नहीं किया है। तो हम एक मूवमेंट तहरीक, पाकिस्तान में बात बात पे तहरीक शुरू हो जाती है, कुछ हो या ना हो तहरीक शुरू हो जाती है, मूवमेंट शुरू हो जाता है। तो ये भी एक तहरीक का ही हिस्सा था, तहरीके रिहाई मोहम्मद कादरी, सॉरी मुमताज कादरी, जो शुरू किया इन लोगों ने। लेकिन वो बचा नहीं पाए मुमताज कादरी को, इवेंचुअली ही इज हैंग्ड, ही वाज हैंग्ड। बट जैसे हुआ, जैसे उसामा की बॉडी नहीं दी गई थी, यूएस डिड नॉट गिव बैक हिज बॉडी, नोबडी नोज, नो वन नोज उसकी बॉडी कहाँ है। यहाँ पे क्या हुआ, जैसे ही इसकी बॉडी मिली, इन्होंने इसकी बॉडी पे एक मजार बना लिया। इस्लामाबाद में बहुत फेमस एक मजार है जो मुमताज कादरी की बॉडी के ऊपर बनाया गया है, एंड ही हैज बीन डिक्लेयर्ड अ गाजी। अब वहां पे उस मजार में मोहम्मद कादरी, मुमताज कादरी का बेटा बैठता है, और लाखों लोग हर रोज आते हैं। ही हैज बिकम अ सेंट, पेट्रन सेंट मे बी ऑफ इस्लामाबाद, आई डोंट नो। लाखों लोग आते हैं उसकी मजार पे सजदा करने, उसकी मजार पे चादर चढ़ाने। सो वो एक और अपने औलिया या जो भी है बन गए हैं मुमताज कादरी, जो बेसिकली क्रिमिनल हैं। तो उसकी पीठ पे बैठ के इन्होंने, रिजवी ने, खालिद रिजवी ने ये एक तहरीक चलाई, जिसका पहले मैंने नाम बताया आपको, तहरीक रिहाई मुमताज कादरी था। उसके बाद द नेम चेंज टू तहरीक लब्बैक रसूलुल्लाह, एंड फाइनली इन 2015 इट एक्वायर्ड द प्रॉपर फॉर्मल शेप ऑफ तहरीक लब्बैक पाकिस्तान। इट इज आल्सो अ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। Yes, it's registered as a political party now. Yes, it also contests election, both at federal and provincial level. So अब बात ये है कि why TLP is so important these days in contemporary पाकिस्तानी politics। अब मैं थोड़े politics की तरफ भी आऊंगी। TLP क्यों इतना important है? TLP important है because it believes in हड़ताल, it believes in street violence, it believes in street protest। कोई भी बात होती है जो इनके खिलाफ जाती है, ये बात बात पे हड़ताल पे आ जाते हैं। इनके लाखों फॉलोअर्स सड़क पे उतर आते हैं, चाहे वो कराची हो, चाहे वो लाहौर हो, चाहे वो इस्लामाबाद हो। ये जो खादिम रिजवी हैं, इनकी एक ऑल ओवर पाकिस्तान एक ह्यूज फैन फॉलोइंग है, जिसका वो आप बहुत हद तक फायदा उठाते हैं पॉलिटिकल अनरेस्ट क्रिएट करने में, ऑल इन द नेम ऑफ ब्लास्फेमी। अभी जो है 2 टारगेट्स इन्होंने किए थे। हम सबको जैसे पता है, स्वीडन में बीच में कुरान जलाया जा रहा था, पिछले साल की बात है। बहुत जगह रैंडम ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं, व्हिच इज आल्सो एन एक्सट्रीम लेवल ऑफ यू नो रिस्पॉन्स। आई वुड से जलाने की कोई जरूरत नहीं है, पर उनको लगा, लोगों ने जला दिया। तो स्वीडन में जो बात हुई है, जिसका पाकिस्तान से कोई ताल्लुक नहीं है, इस्लाम से डेफिनेटली ताल्लुक है, पाकिस्तान से ताल्लुक नहीं है, इन लोगों ने पाकिस्तान में चक्का जाम करना शुरू कर दिया, एंड दे स्टार्टेड प्रेशराइजिंग द गवर्नमेंट। अब पाकिस्तान की गवर्नमेंट क्या करेगी आप बताएं? कुछ रैंडम लोग स्वीडन में कुरान जला रहे हैं, इसमें पाकिस्तान की गवर्नमेंट क्या कर सकती है? अब आप कितना भी चक्का जाम, ये कुछ उसी तरह का केस नहीं है जैसे चार्ली हेब्डो वाला केस हुआ था इमरान खान वो भी आएगा इसमें। इन्होंने फ्रेंच एम्बेसडर के अगेंस्ट भी हड़ताल करी है। इनको ये था कि जो पाकिस्तान के फ्रेंच एम्बेसडर है उनको मतलब उनको उन पे केस किया जाए और उनको अपने पोस्ट से हटा दिया। The poor fellow wasn't there.
नहीं, एक बंदा था, लेकिन मैं वो बोलूं कम से कम वहां पे पाकिस्तान में फ्रांस की एम्बेसी की बात आ रही है, लेकिन ये स्वीडन में क्या कर सकती है पाकिस्तान की गवर्नमेंट? तो ये इनके दुनिया में कहीं पे भी कुछ भी हो जाए, इन लोगों को सड़क पे बैठ जाना है, इन लोगों को एक हड़ताल करनी है, इन लोगों को चक्का जाम करना है. सो टीएलपी हैज बीन अ पॉलिटिकल इरिटेंट इन पाकिस्तान. इट इज एक्चुअली एक्टिंग एज अ पॉलिटिकल इरिटेंट, ऑल इन द नेम ऑफ ब्लास्फेमी. इनको और किसी चीज से कोई मतलब नहीं है, बिजली से मतलब नहीं है, पढ़ाई से मतलब नहीं है, विमेन की सेफ्टी से मतलब नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर से मतलब नहीं है. इनको बस एक ही चीज इनका मुद्दा है, वो है ब्लास्फेमी. दुनिया के किसी भी कोने में, चाहे वो मुझे लगता है निकारागुआ में भी अगर ब्लास्फेमी हो जाए, ब्राजील में हो जाए, आपके टिम्बकटू में हो जाए, कहीं पे भी हो जाए, ये यहाँ पे कराची का चक्का जाम कर देंगे. तो ये एक बहुत ही एक इम्पोर्टेंट एक पॉलिटिकल एक्सक्यूज मी अपहीवल है जो पाकिस्तान में हम आए दिन देख रहे हैं. 2022 में भी हमने देखा, 2023 में भी हमने देखा कि कैसे ये करते हैं. अब जो प्रॉब्लमैटिक चीज है, मैं खत्म करूंगी अपनी बात इससे, कि मेन स्ट्रीमिंग एंड जस्टिफिकेशन ऑफ सच क्राइम्स एट द सोशिएटल लेवल. मुल्जिम और मुजरिम में फर्क होता है. जो मुल्जिम है ही इज अक्यूज्ड, और जो मुजरिम है वो क्रिमिनल है. तो जो मुल्जिम से मुजरिम तक का जो सफर है, उस सफर से नाराज है. इन्होंने ही मुल्जिम डिक्लेयर करना है, इन्होंने ही मुजरिम बनाना है, और इन्होंने ही सजा देनी है. कितना एक मेन स्ट्रीमिंग हो रहा है, आप सोचिए, नॉर्मलाइजेशन हो रही है कि सोशल मीडिया पे कोई भी उस चीज को देख रहा है, और अनअबैशेडली दे आर पोस्टिंग दीज हॉरेंडस एंड हॉरिफिक क्राइम ऑन सोशल मीडिया, एंड देयर इज नो. हालांकि पाकिस्तान के अगर आप मीडिया लॉज देखें, मीडिया पॉलिसीज एंड मीडिया लॉज अगर आप पाकिस्तान के देखें, तो बहुत ज्यादा स्ट्रिंजेंट है. इंडिया के मुकाबले में बहुत ज्यादा स्ट्रिंजेंट है. आपको पता होगा, आप खुद मीडिया में हैं. लेकिन जब ये सोशल मीडिया में ऐसे डिसरप्टिव एक्टिविटी की बात होती है, तब गवर्नमेंट भी कुछ नहीं करती, क्योंकि गवर्नमेंट कुछ कर नहीं सकती, क्योंकि जो भी मिनिस्टर उसके अगेंस्ट कुछ बोलेगा, जो भी लॉयर उसके अगेंस्ट कुछ बोलेगा, कल उनको मार दिया जाएगा. तो ये झमेला कौन ले? कोई नहीं लेगा इस झमेले को. दूसरी बात संचिता की जिस जज ने कादरी वाली सजा दी थी, he actually left Pakistan immediately after that. Yes. Unknown कि कहाँ है वो. जी. नहीं, वो होता है. जैसे माइनॉरिटीज पे जो 2 अटैक हुए हैं, बहुत ज्यादा हाई प्रोफाइल केस अगेन हुए, आसिया बीबी और रिमशा मसीह का. आसिया बीबी किसी के खेत में काम कर रही थी, उसको प्यास लगी, तो किसी ने कहा तुम जाके कुएं से पानी भर लाओ. उसकी गलती बस इतनी थी कि वहां पे कोई ऐसे टूटा बर्तन पड़ा हुआ था, उस बर्तन से बेचारी ने पानी पी लिया. ओके. हमारे यहाँ एक बहुत ही डेरोगेटरी चीज बोली जाती है, मैं ये बहुत ही, मुझे शर्म आ रही है बोलने में, चूड़ा चमार हम यूज करते हैं, हमारे समाज में ये यूज किया जाता है आज भी, विच इज इलीगल. आप नहीं कर सकते. ये माँ बोली जो है, मादरी जबान है, पाकिस्तान में भी है. वहां पे क्रिश्चियंस के लिए बोला जाता है चूड़ा चमार. बिल्कुल. क्योंकि वो पाकिस्तान के जो कास्ट सिस्टम है, जो कन्वर्जन हुए हैं, वो खैर दैट इज अ डिफरेंट इशू, आई एम नॉट गोइंग देयर. तो उसको ये बोला गया कि भैया तुम चूड़ो, तुम चमारो, तुमने किसी मुसलमान के कुएं से पानी कैसे पी लिया? तो वो कैसे ब्लास्फेमी हो गई, मुझे नहीं पता. वो हो सकता है कास्टिस्ट इशू बन जाए, वो एक कास्टिस्ट कुछ इसमें स्लर आ जाए, लेकिन वो ब्लास्फेमी कैसे बनता है, आई हैव नो क्लू. एंड शी वाज इन प्रिजन फॉर 7 to 8 years. वो अकेली औरत, वो उसके 5 बच्चे थे, उसके बावजूद भी उसको इतनी, मतलब 7 से 8 साल तक उसको प्रिजन में रहना पड़ा. एंड फाइनली जब उसको सजा से वो रिहा हुई, शी हैड टू लीव द कंट्री एंड नाउ शी इज इन कनाडा. उसको कनाडा में असाइलम मिला है. बिल्कुल. मुझे वो भी याद आ रहा है उसको लेकर, अगर आप उस पर भी रोशनी डाल पाए कि इस सारे में मीडिया का अपना क्या रोल होता है. फॉर एग्जाम्पल, जो मुझे सलमान तासीर का याद है कि उनके मर्डर से ठीक पहले उनका एक इंटरव्यू हुआ था, अगर आपको याद हो, समा टीवी पे आया था. आई नॉट श्योर कि वो समय समा टीवी में थी वो लेडी. नहीं, आप सही कह रहे हैं, समा टीवी पे ही आया था. बुखारी थी वो. हाँ, तो एकदम से मेरे फर्स्ट नेम उसका निकल रहा है, सम बुखारी. सो उसकी, सो आई मीन, एंड शी इज द वन हु टुक दैट इंटरव्यू, आई रिमेंबर. और उसके बाद में वो सिचुएशन और ज्यादा खराब होनी शुरू हुई थी. इट वुड बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी कि कभी जब इस तरह के हाई प्रोफाइल केसेस होते हैं, उनको खुद मीडिया कैसे हैंडल करता है. वुड बी अनदर सब्जेक्ट टू एक्चुअली थिंक अबाउट इट. नहीं, मीडिया के भी फिर आप देखेंगे ना, मीडिया में भी बहुत सारे सबसेक्शंस बन जाते हैं.
कुछ आपके जैसे लेफ्टिस्ट मीडिया हैं, कुछ मीडिया हाउसेस जो लेफ्टिस्ट हैं, कुछ मीडिया हाउसेस सेंट्रिस्ट है, कुछ मीडिया हाउसेस हैं जो कि एक्सट्रीमिस्ट फंडेड हैं। तो पाकिस्तान में भी 3-4 किस्म के मीडिया हाउसेस हैं। अब वो कौन सा मीडिया हाउस किस मुद्दे को कैसे यूटिलाइज करेगा या कैसे उसको मतलब पर्कुलेट करेगा, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर समझिए फ्राइडे टाइम्स है, फ्राइडे टाइम्स के जो ये जो क्या कहते हैं, हाँ, नजम सेठी वाला जो है, ये थोड़े अपने लिबरल किस्म के हैं, थोड़े लेफ्टिस्ट रुझान रहा है इन लोगों का हमेशा से, तो इनकी थोड़ी इंटरप्रिटेशन अलग होती है। अब अगर राइटिस्ट एकदम है, एकदम हार्डकोर आपके हैं, एकदम कहते हैं मजहबी है, तो उनका तो भैया फिर तो जुलूस निकाल लेंगे, मीडिया वाले भी आ जाएंगे कि कैसे आपने बोल दिया। हाँ, तो मीडिया उस तरह के चैनल्स आ जाते हैं ना, बिल्कुल उस किस्म के चैनल्स आ जाते हैं। आपका 92 हो गया, जो फैजाबाद धरने में आपको याद होगा खाना खिला रहे थे सारे लोगों को एंड ऑल दैट, उस किस्म के लोग इसमें शामिल हो जाते हैं आके। तो वही एक बात है जो आप बोल रहे हैं विशियस पर्कुलेशन, जिस पे मैं आ रही थी, विशियस पर्कुलेशन हो गई है बहुत ज्यादा। वो रूरल भी हो सकता है, खेत में हो सकता है, यूनिवर्सिटी में हो सकता है, कॉलेज में हो सकता है, सड़क पे हो सकता है, मार्केट एरिया में हो सकता है, फैक्ट्री में हो सकता है। नो प्लेस इज सेफ। आप अपनी गली में भी खड़े होकर लिंच्ड हो सकते हो, आप अपने स्कूल में हो सकते हो, अपने ऑफिस में हो सकते हो, कहीं पे भी आप लिंच्ड हो सकते हो। इतना ज्यादा हेटरेट जो है ना पर्कुलेट हो गई है सोसाइटी के अंदर कि वो कॉन्सेप्ट ऑफ अदरिंग बहुत ज्यादा हो गई है। कॉन्सेप्ट ऑफ अदरिंग जो है, आई एम सुन्नी, यू आर शिया, आई एम बरेलवी, यू आर अहमदी, आई एम मैन, यू आर वुमन और यू आर ट्रांसजेंडर, वो जो अदरिंग कर करके एक्सक्लूजन कर करके कौन लास्ट में बचेगा भगवान ही जाने। इतना आपने सोसाइटी को एक्सक्लूसिव कर दिया है कि हम बेहतर हैं, आप मतलब हमसे नीचे हो, हम ऊपर है। ऐसे करते करते जो पर्कुलेशन हुई है इतनी ज्यादा एक्सक्लूसिविटी की, इतनी ज्यादा अदरिंग एंड हेट्रेड की, तो उसका भी एक असर पड़ता है मिसयूज ऑफ ब्लास्फेमी लॉ पे। बिल्कुल, एक्चुअली इट इज ऑल अबाउट मिसयूज ऑफ ब्लास्फेमी लॉ। वेरी ट्रू, ट्रू। डायरेक्ट ब्लास्फेमी लॉ नहीं है, क्योंकि जज नहीं बोल रहा है कि भैया हैंग कर दीजिए। जज ने सलमान कादरी को हैंग किया। अगर आप पुरानी बात जाए तो इल्मुद्दीन को हैंग किया जज ने। बिल्कुल, जज ने माशा को नहीं हैंग किया, या जज ने सलमान तासिर को नहीं हैंग किया। तो अगर आप लीगल कोर्स फॉलो करें तो उसका जो एक क्या कहते हैं लॉजिकल रिजल्ट आएगा वो बहुत डिफरेंट आएगा। अनफॉर्चुनेटली दैट लॉजिकल रिजल्ट विल बी नॉट इन कोहेरेंस विद द पब्लिक डिमांड। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। मैं दिन की बात है जब मैं एक सज्जन है लाहौर में, गुलबर्ग में, हमारे फवाद चौधरी के पार्टनर हैं। मैं एक दिन उनसे पूछ रहा था कि हमारे यहाँ वो बड़ा प्रेस कर रहे थे आपके किस तरह से प्रोटेस्ट होते हैं, छोटी छोटी बात पे लोग बाहर निकल आते हैं, ये वो। एंड इट वाज जुम्मे का दिन था, मुझे याद है उस दिन वो लाहौर में एक मॉस्क जहाँ पे उसको आना होता है, हाफिज सईद को आना होता है जुम्मे के रोज, उन दिनों आते थे। तो आई आस्क्ड हिम, आई सेड कि यार ये तुम लोग जब ये हमारे लिए इंडिपेंडेंस डे पे बकवास कर रहा होता है या किसी और दिन में हमारे बकवास कर रहा होता है, सो व्हाई डिडंट यू गाइस एक्चुअली कम आउट? आई वाज बेसिकली ट्राइंग टू प्रोवोक हिम एंड ही सेड समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग। ही सेड कि यार मुझे तो ऐसा लगता है कि एवर सिंस द जिया पीरियड उस जनरेशन को जो मार पड़ी है उसके निशान जो है हमारी पीठ पे अभी तक आ रहे हैं, एंड वी जस्ट डोंट हैव करेज टू एक्चुअली गेट अप एंड फाइट बैक। तो वो हिम्मत ही नहीं होती कि हम बाहर निकलें। So, when you hear it, it actually appears very tragic at times. But then that's a society, they have made up for themselves. हाँ, वो तो है। मतलब और एक जो मैं प्रॉब्लमेटिक एरिया आपको जैसे बता रही थी कि जो इल्जाम लगाता है उस पे कोई प्रूफ ऑफ इंटेंट या एविडेंस की जरूरत नहीं होती है। कोई भी रैंडम बंदा कहीं पे भी जाके किसी पे भी ब्लास्फेमी का इल्जाम लगा सकता है, पुलिस नहीं पूछेगी आपके पास प्रूफ क्या है। और अगर वो फॉल्स अक्यूजेशन होता है तो उसकी कोई सजा नहीं मिलती है, तो इट इज फ्री फॉर ऑल। वो जो एक यू आर गिविंग इट अ कॉइनेज, आप लोगों को और ज्यादा इससे बढ़ावा दे रहे हैं, जो कि डिसरप्टिव एलिमेंट है सोसाइटी में, जो डिसरप्शन क्रिएट करते हैं, आप उनको लेजिटिमेसी दे रहे हैं। और जब आप इसको चेंज करने की बात करेंगे, जब आप इसके मतलब के थोड़ा इसको ठीक ठाक स्ट्रीमलाइन करने की बात करेंगे, यू विल एंड अप लाइक सलमान तासिर और लाइक शहबाज भट्टी। वेरी ट्रू, सही बात है। End of this discussion should be nobody is safe in Pakistan with terms of this misuse of blasphemy law. Anybody can be accused of that and get punished. We just don't know. In fact, अगर आपको याद हो, जेलिस्टिया भी हुआ है ना, वो कुछ वकास गोराया आपको याद हो,
जिसको जो और उसके साथ 3-4 और लोग थे, करीब 5 लोगों को जो जर्नलिस्ट थे, इनको कैप्चर किया गया था और बाद में इनको यही धमकाया गया था कि यू गो आउट एंड बाहर वर्ड दे दिया गया था, दीज आर ब्लास्फेमस पीपल, जैसे बाहर जाओगे मार दिए जाओगे। वो तो है। अभी तो हाल फिलहाल में जो 10-15 दिन पहले जो मुफ्ती इनका केस है ना, तारिक मसूद का केस हुआ है अभी, ये खुद हमेशा से क्या गुस्ताख रसूल की एक ही सजा, सर तन से जुदा बोलते गए। इनका तकिया कलाम बन गया था, सर तन से जुदा। अब खुद भाग रहे हैं, अब खुद ये मुल्क छोड़ के भाग गए हैं, क्योंकि अपेरेंटली इनकी कोई सोशल मीडिया पे फुटेज आ गई है, जो तकरीर करते हैं उसकी कोई फुटेज आ गई है, जहां पे ये कह रहे हैं कि जो नबी थे वो इलिटरेट थे। उनके हिसाब से प्रॉफिट मोहम्मद वाज एन इलिटरेट एंड ही टुक द हेल्प ऑफ सहाफी। उस जमाने के जो राइटर्स थे उनकी मदद ली गई कुरान लिखने के लिए। तो ये चीज जो कुरान कैसे लिखी जा सकती है दोस्त, बुक कैसे लिखवा सकते हैं, दैट इटसेल्फ इज इलॉजिकल, बिकॉज़ कुरान तो उनकी डेथ के 200 साल बाद लिखी गई है। नहीं, उनका कहना है, आई एम जस्ट कोटिंग व्हाट ही सेड इन अ तकरीर। उन्होंने कहा था कि जो कुरान है वो किसी और ने लिखी है और ये किसी और को मुंह ज़बानी बताई गई है। ही वाज डिक्टेटिंग द कुरान एंड समबडी एल्स, अ सहाफी, रोट इट। सो इस बात पे ये क्लिप जैसे ही सोशल मीडिया पे आया, कुछ शिया ऑर्गेनाइजेशंस हैं गिलगित बल्तिस्तान के कुछ शिया ऑर्गेनाइजेशंस खफा हो गए और उन्होंने इन पे तारिक मसूद पे केस कर दिया है अभी ब्लास्फेमी का, और ये बेचारे पाकिस्तान छोड़ के भाग चुके हैं। सो इट हैज बिकम अ फ्री फॉर ऑल कंट्री। कोई भी कभी किसी के भी ऊपर आप ब्लास्फेमी चार्ज कर सकते हैं। 295A जो हमने शुरुआत में कही थी, जब जो माशे के केस से, जो रंगीला रसूल के केस से रिलेटेड था, दैट वाज फॉर ऑल रिलीजन। बिल्कुल चाहे वो and that has actually gone out of window, I mean despite being there practically unused है, और जो बाकी लेकिन इंडिया में आज भी 295 इट्स फॉर ऑल रिलीजन। हाँ, इंडिया में चाहे कोई भी रिलीजन हो आप नहीं कर सकते हैं, वो बुद्धिस्ट हो, ज़ोरास्ट्रियंस हो, मुस्लिम हो, हिंदू हो, क्रिश्चियन हो। लेकिन वहां पे जो है ये अमेंडमेंट के चलते क्या है, इसका दायरा सीमित होकर सिर्फ एक ही रिलीजन पे आके टिक गया है। बिल्कुल। तो उससे वही बात है, यू आर गिविंग पीपल अ टूल टू मिसयूज योर ओन लॉ। और पानी इतना सर के ऊपर से निकल चुका है कि इसको आप, देयर इज नो गोइंग बैक, नोबडी हैज द करेज टू गो बैक। Precisely. I'm not sure whether anybody wants to even, because जो majority है वो तो True. बहुत फायदेमंद है एक्चुअली। आप किसी बहुत फायदा, आपको मिसयूज से आपको बहुत फायदा, जाती तौर पे बहुत फायदा हो सकता है। आप और भी देखें ना कि उस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए जो करंट रिजीम भी है, या करंट रिजीम कहूँ या गवर्नमेंट कहूँ, मैं आई डोंट नो हाउ टू क्लेम इट, हाउ टू कॉल इट, जिस तरह उन्होंने जाकिर नायक को भी बुला रखा है ऑन व्हाटएवर ड्रामा ही इज क्रिएटिंग देयर, यू नो, आप देख लीजिए आपके सामने। नहीं, जाकिर नायक तो खुद ही जाके वहां पे, जैसे ही इज नोटोरियस for saying all these weird things, not weird things, I would say calculated misinformation. Zakir Naik's strategy is calculated misinformation. He is a militant. उसको बांग्लादेश में भी एंट्री नहीं है, इंडिया तो छोड़ ही दीजिए। उसके ये उल जुलूल स्पीच को सुन के 4-5 बच्चे रेडिकलाइज हो जाते हैं, हॉली आर्टिसन जला डालते हैं, बॉम्ब ब्लास्ट कर देते हैं ढाका में। उसके बाद तो ही इज इवन अ क्रिमिनल इन बांग्लादेश में भी वो घुस नहीं सकता है। तो उसकी जो कैलकुलेटेड मिसइंफॉर्मेशन हमेशा से वो देता आ रहा है, और इसका फायदा किसी को नहीं हो रहा है। उसके अपने कौम के लोगों को भी इसका फायदा नहीं हो रहा है। अनफॉर्चुनेटली लोग रेडिकल बनते जा रहे हैं, लोग जिहादी बनते जा रहे हैं। तो उसका कोई पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन क्या है सोसाइटी की तरफ? वो स्टेज पे था, वहां पे बेचारी लड़कियां आ रही थी, उसने बोल दिया कि महरम है, ना महरम है, क्या है, फलाना है, तिगाना है, आप स्टेज से उतर जाते हैं। You don't even have the decency. You don't even have the decency to act according to your own circumstances. 2 days back when he said कि वो 100 years plus का जो आदमी है उसको भी चॉइस है कि वो 13 years की बच्ची से शादी कर ले। I mean बच्ची मतलब I don't know how else to address it to be a child. So वो says कि नहीं, ये उसकी मर्जी है, this is Islam. I mean the man can ये फैक्ट है महेश जी, क्योंकि इंडिया में ना, जैसे जो जुरिस्प्रूडेंस की बात आती है, जब भी सुन्नी जुरिस्प्रूडेंस की बात आती है ना, तो उसके 4 सेक्शन है, शाफी, हनबली, हनफी और मलिकी। जो साउथ एशिया जो सेक्शन है, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव्स, हम लोग हनफी फॉलो करते हैं। मतलब हम लोग इन द सेंस लीगल एस्पेक्ट पे
जो है इंटरप्रेट जब किया जाता है किसी भी लॉ से रिलेटेड, चाहे वो क्रिमिनल हो चाहे वो सिविल हो, उसकी जब इंटरप्रिटेशन होती है वो हनफी फिक के तहत होती है, हनफी जुरिस्प्रूडेंस के तहत होती है, उस जुरिस्प्रूडेंस में है। इंडिया में भी ये चीज है, इफ व्हेन अ गर्ल रीचेस हर प्यूबर्टी शी इज एलिजिबल फॉर मैरिज। If she reaches her puberty at the age of 8, you can get her married. It is not illegal. If she reaches at 15, you can get her married. It is not illegal. इंडिया में भी आज भी वही है। अगर कोई 8 साल की लड़की हैदराबाद से उसकी किसी 60 साल के बुढ़े के साथ शादी हो जाती है तो आप पुलिस केस नहीं कर सकते है। मतलब is that law, is the 18 years is not applicable. तो ये हमारे यहाँ, oh my God, this is terrible. That means कि ये जो इस्लामिक ज्यूरिस्प्रूडेंस है हनफी वाली, वो हमारे यहाँ पर अप्लाई होती है। यूसीसी के खिलाफ क्यों जा रहे हैं लोग? यूसीसी आ जाए तो ये तो फिर जनरलाइजेशन हो जाएगा ना, यूनिफॉर्म सिविल कोड के आते ही जनरलाइजेशन हो जाएगा सारा। तो कॉन्स्टिट्यूशनली वी आर बाउंड टू एक्सेप्ट दिस हनफी फिक्रे की जो सोच है उसको हम अपने अप्लाई होने देते हैं क्या? कॉन्स्टिट्यूशन में तो है नहीं हनफी या जो भी है, कॉन्स्टिट्यूशन में इसका कोई जिक्र नहीं है, लेकिन जब भी सिविल कोड की बात आती है ना, जो भी आपके प्रॉपर्टी डिस्प्यूट भी अगर हो रहा है, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट हो रहा है, मैरिज हो रहा है, डिवोर्स हो रहा है, फैमिली रिलेटेड कोई भी चीज है, हर चीज का इंटरप्रिटेशन हनफी जुरिस्प्रूडेंस के तहत इंडिया में बनता है, पाकिस्तान में भी होता है, अफगानिस्तान में भी होता है, और बाकी जितने भी साउथ एशियन कंट्रीज है जैसे। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो 4 फिक है उसमें से सबसे ज्यादा मॉडर्न इज हनफी। अबू हनीफा थे, अबू हनीफा ने जो जैसे इसको इंटरप्रीट किया, जितने भी शरायते थे, जितने भी हदीस थे, जितना सारा कुछ सार निकाला उन्होंने, सार निकाल के जो अपनी उन्होंने इंटरप्रिटेशन बनाई वो हम फॉलो कर रहे हैं। ओके। सो इसीलिए तो यूसीसी पे इतना बखेड़ा खड़ा हो रहा है ना, देयर इज अ रीजन कि यूसीसी पे क्यों बखेड़ा खड़ा हो रहा है। अगर आप देखिए क्रिश्चियंस में भी प्रॉपर्टी राइट को लेके डिस्प्यूट थी, अरुंधति रॉय की मदर थी, व्हाट वाज हर नेम, मैरी रॉय if I'm not wrong. She was the first Syrian Christian woman to file a case against her own family with regard to property sharing. So ये अगर आप देखें, आप ये भी अवेलेबल है, उससे पहले आई थिंक इधर उनको दिया नहीं जाता था सीरियन क्रिश्चियन वुमेन को, या शायद इक्वल राइट्स नहीं थे। सो मैरी रॉय का जो केस है, इट इज उसका जो जजमेंट आई है, इट इज अ लैंडमार्क जजमेंट विथ रिस्पेक्ट टू प्रॉपर्टी राइट ऑफ सीरियन क्रिश्चियन वुमेन। तो जैसे ही यूसीसी आ जाएगा, ये सारी चीज, खैर हम लोग बहुत मतलब एक टॉपिक से दूसरे टॉपिक पे आ गए हैं। तो बात जो आप कह रहे थे, जो जाकिर नायक ने कही है, जुरिस्प्रूडेंस के हवाले उसने गलत नहीं बोला है, लेकिन उसके बोलने का तरीका बहुत गलत था। देखा जाए तो हमारे भी शास्त्रों में बहुत कुछ लिखा हुआ है जो कि गलत है, और हम उस चीज को आजकल फॉलो नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमारी अक्ल हमें कहती है कि वो गलत है। सही। कुरान में ये भी है, इस्लाम में, कि अपनी अक्ल का इस्तेमाल करो। कुरान में जो सोर्सेज आते हैं, पहले कुरान है, हदीस है, इजमा है, जैसे कंसेंसस, आपने पब्लिक कंसेंसस लिया, कोई एक मुद्दा है जिसका जिक्र कुरान में भी नहीं है, हदीस में भी नहीं है, तो आप एक पब्लिक कंसेंसस करते हैं कि आप बताएं कि पब्लिक कंसेंसस में क्या करना चाहिए। वो भी अगर ना हो तो ये एक, दिस इज अ थिंग गिवन इन द रिलीजन, अपने अक्ल का इस्तेमाल करिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कोई मौलवी, कोई मौलाना इस चीज को कभी बोलता नहीं है कि अपनी अक्ल का इस्तेमाल करो। It is sanctified in the religion when you have confusion and all these 3 things are not helping you, you use your own brain. The problem is if the Maulvis will say that, तो उनकी अपनी पॉलिटिक्स का क्या बचेगा? लोग अपनी अकल इस्तेमाल करेंगे तो who will go to Maulvis? तो वही बात है, विशियस साइकिल बन गया है एक्चुअली। हमारे यहाँ पंडित कुछ बोलते हैं, हम पंडित को 4 गाली देके निकल जाते हैं। We don't bother कि क्या है। तो हमें लगता है कि भाई पंडित गलत बोल रहे हैं, उसके मुंह पे बोल देंगे पंडित जी आप जो कह रहे हैं हम सहमत नहीं है आपसे, हमें सही नहीं लग रहा, जो मान के हम निकल जाएंगे। तो वहां पे क्या हुआ, यू एवरीबडी इज आफ्टर एवरीवन, सबकी ना कहते हैं ना एक से एक जुड़े हुए हैं, इतना एक विशियस साइकिल बन चुका है, और हर मुद्दा एक मुद्दे के साथ जुड़ा हुआ है कि इट इज लाइक अ सीरीज ऑफ लिंकेजेस। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। तो कोई बच नहीं सकता है।
Sanjita ji, thank you so much for your time. We have already crossed and Yes, like yes, you we have said, already crossed the mark of 1 hour, but it was a very precisely. engaging discussion I had with you. Yeah, same here. I was really, engrossing for me, and then we got to know something more than what we planned for. So thank you so much for that, and Thank we'll you. we'll, we'll take you once again, in some other discussion in next time. Sure, sure, Yeah, sure, thank you so sure. much. Many thanks.